से सीधे आपको रांची के जियार्डा लिए चलते हैं, जहां जनगणना को लेकर प्रेस वार्ता हो रही। मतलब इस राज्य को 2 नेशनल ट्रेनर अलॉट हुआ था और इन्हीं दोनों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का इस बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आप लोगों को मिला और उसमें आप लोग आए हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। सब मैं पहले ही धन्यवाद दे रहा हूँ, सॉरी। और बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और मैं सत्येंद्र गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन है हम लोगों का 5-7 स्लाइड का, वो आपके सामने देंगे ताकि आपको क्लैरिटी कुछ आ जाए, और इसके बाद आपके जो भी प्रश्न होंगे हम लोग उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। गुप्ता जी। धन्यवाद सर। आदरणीय निदेशक महोदय के निर्देश के आलोक में मैं साहब ने जैसा बताया कि जनगणना 2 चरणों में होगा। तो उसमें से इस बार जो जनगणना है वो बिल्कुल बहुत हटकर और बहुत ही व्यवहारिक आम जनता को जोड़ते हुए करने की प्रक्रिया के अंतर्गत है। हम लोग बार बार सुन रहे हैं कि स्वगणना, सेल्फ इन्यूमरेशन। पहले घर घर जाकर के इन्यूमरेटर जो हमारे शिक्षक या और भी राज्य सरकार के जो कर्मी थे इन चीजों को बतलाते थे, लेकिन सरकार ने इस बार अपनी गणना स्वयं पोर्टल पर जाकर करने का एक सुविधा प्रदान किया जनता को। तो मैं मीडिया के सभी साथियों से यह अनुरोध करूंगा कि वह इस विषय को बार बार अपने समाचार पत्रों में, अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में लाएंगे तो आम जनता जागरूक होगी। और देश का जो राष्ट्रीय कार्य है जिससे सारी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं बनती हैं, इसके लिए जो आंकड़े हैं अपनी जानकारी हम अगर स्वयं भरें तो ज्यादा अच्छा भर पाएंगे, बनिस्बत की कोई दूसरा आदमी हमसे पूछे भरे, तो इस काम में आपका सहयोग प्राप्त हो पाएगा। तो हमारा जो प्रक्रिया कैसे कैसे है इसको हम लोग देखते हैं। जनगणना की पृष्ठभूमि के बारे में आपको बताएंगे, फिर जनगणना 2027 क्या है, कितने चरण है, तैयारियां कैसी है, डिजिटल टूल्स कितने हैं, क्योंकि इस सेंसस को डिजिटली करने का और डिजिटली माध्यम से करने का प्रक्रिया है। पहले जो आंकड़े थे वो विलंब से आते थे, लेकिन इस बार आंकड़े तीव्र गति से आएंगे। पूरे भारत में 3 जगह सर्वर लगा हुआ है, नई दिल्ली में, उसके बाद यूपी में और साउथ में बेंगलुरु में लगा हुआ है। तो जो भी आदमी इन्यूमरेटर या सेल्फ इन्यूमरेशन वाले जो भी आंकड़े मोबाइल माध्यम से या लैपटॉप माध्यम से, डिवाइस के माध्यम से भेजेंगे वो इन 3 सर्वर पर जाएगा। जनगणना नेक्स्ट, जनगणना एक संघ का विषय है जो संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है और उसकी सूचीबद्ध है। कानूनी आधार के रूप में 1948 का एक है और साथ ही साथ जो रूल है 1990 का है हमारे पास। धारा 15 के अंतर्गत किसी की भी व्यक्तिगत जानकारी को गोपनीय माना गया है। कोई भी अगर आंकड़े हमको प्राप्त होते हैं तो वो गोपनीय होगा, इंडिविजुअल आप लोगों को कहीं प्रकाशित नहीं किया जाता है। ये धारा 15 के अंतर्गत है और केंद्र राज्य सहयोग से होता है। केंद्र और राज्य सरकार के जो तंत्र है उसके सहयोग से होता है। जैसे इस राज्य में राजस्व निबंधन और भूमि सुधार हमारा नोडल डिपार्टमेंट है, उसके सहयोग से ही झारखंड में होगा। इसके पूर्व जो जनगणना हुई थी वह 2011 में हुई थी। इस बार की जनगणना आजादी के बाद की 8वीं और अब तक की 16वीं जनगणना है। और इसका जो हिरार्की है, कैसे किस क्रम में इसका होता है, केंद्र सरकार का ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी है। उसके बाद गृह सचिव, फिर हमारे रजिस्ट्रार जनरल, भारत के महारजिस्ट्रार में जनगणना आयुक्त होते हैं, फिर उनके नीचे में प्रत्येक राज्य में और निदेशक के रूप में होते हैं। हमारे प्रभात सर इस राज्य के जनगणना निदेशक के रूप में कार्यरत है यहाँ, उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग इस कार्य का संपादन करेंगे। और मुख्य सचिव स्तर के फिर नोडल अधिकारी होता है, मैंने बताया अभी कि राजस्व निबंधन और भूमि सुधार विभाग इस राज्य का नोडल विभाग है। जनगणना के लिए जो प्रत्येक जिले में, यहाँ 24 जिले हैं और 264 प्रखंड हैं, तो जिलों के जो उपायुक्त होते हैं, प्रमुख जनगणना अधिकारी के रूप में होते हैं, और जो चार्ज ऑफिसर वीडियो होते हैं उनको चार्ज ऑफिसर करते हैं। उनके अंतर्गत ये सारा काम का पर्यवेक्षण और संपादन होता है। तो हम लोग देखेंगे कि
दो फेज में ये होता है। पहला तो हम लोग जनगणना करने निकले तो जनगणना कहाँ पाया जाता है? ये मकानों में या किसी सेंटर में पाया जाता है। तो पहले चरण में हम लोग सेंटर को करते हैं, मकानों को सूचीबद्ध करते हैं, उनकी गणना करते हैं, ताकि जो दूसरा चरण हमारा 9 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक होगा, 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक 2027 में हो, इसलिए इसको जनगणना 2027 करते हैं। तो 2026 में हम लोग गृह गणना का कार्य करेंगे और इसमें इंस्टीट्यूशनल और बेघर की गणना या उसका कोई रिकॉर्ड ऑफ इनकम नहीं लेंगे, केवल घर की गणना जो सामान्य परिवार का उसको लेंगे। और ये जिसको हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन भी करते हैं। सेकेंड फिर जो पॉपुलेशन एनुमरेशन या जनगणना होता है वो 2027 में हम लोग करेंगे, उसका निर्धारित समय है। और पूरे भारत में अलग अलग विषम परिस्थितियां भी है, भौगोलिक स्थितियां भी है। तो जो स्नो बॉर्ड एरिया है वहां पर इसी वर्ष पॉपुलेशन एनुमरेशन का भी कार्य होगा। भारत सरकार, जैसे साहब ने हमारे बताया निदेशक महोदय ने, कि अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में 30 दिनों के अंदर करना है। तो प्रत्येक राज्य सरकार अपनी अपनी सुविधा के अनुसार समय निर्धारण की है। इस राज्य में हमारा जो है 16 मई से लेकर के 14 जून तक का समय दिया गया है 2026 में गृह गणना, क्योंकि उसके पहले के 15 दिन स्व गणना सेल्फ इनोमरेशन के लिए बताए गए हैं। उसमें आम जनता भी सहभागी बनेगी, ताकि लगे कि हमारा अपना काम है। हर व्यक्ति हम अपना काम करेंगे तो लगेगा कि मेरा काम है, इसलिए 15 दिन का काम तो यहाँ पर 1 मई से हो जाएगा प्रारंभ। और दूसरे चरण का कार्य जिसमें पॉपुलेशन इनोमरेशन होगा, लोगों की गणना होगी, तो वो 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 में लोग करेंगे। नेक्स्ट डेट 1 मई 2026 से 15 मई तक आप करेंगे सेल्फ इनोमरेशन, स्व गणना। और जो इनोमिनेटर घर घर जाएंगे उसके लिए 16 मई से लेकर 14 जून का अवधि 2026 में। 1 मई 2026 से 15 मई 2026 तक स्व गणना कर सकते हैं। आप लोग पत्रकार बंधु भी अपनी कर सकते हैं। मैं जैसे बताऊंगा यहाँ पर कैसे करना है, तो आप अपना भी कर सकते हैं, आम लोगों को भी करवा सकते हैं। और जो इनोमिनेटर जाएंगे, राज्य सरकार के जो जिलाधिकारी या और जो चार्ज अधिकारी हैं उनके द्वारा प्रतिनियुक्त जिनको काम दिया जाएगा जनगणना का, उनके लिए 16 मई से लेकर के 14 जून की अवधि 2026 है। नेक्स्ट, तो केंद्र सरकार ने सूचित किया था तिथि को और क्वेश्चन को भी। इस बार 34 कॉलम और 33 प्रश्न हैं जिनके आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर स्व गणना के लिए जो मैं अभी बता नहीं रहा था कि राज्य सरकार ने भी अपना अधिसूचना जारी कर दिया है 1 मई से 15 मई 15 दिनों का, और मकान सूचीकरण 16 मई से 14 जून 2026 का 30 दिनों के लिए है। प्रथम चरण में 33 प्रश्नों को राज्य में पुनः प्रकाशित भी किया जा चुका है। झारखंड सरकार ने अपने गजट नोटिफिकेशन में जो 17/4/2026 को प्रकाशित हुआ था उसमें प्रश्नों का अधिसूचना जारी हो चुका है। दूसरे चरण की अवधि के प्रश्न वो भविष्य में आएंगे, तो उस समय फिर आपको अवगत करा दिया जाएगा और वो प्रकाशित की जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि यानी ऐसी सूचना है कि जाति जनगणना भी उस चरण में हम लोग को देखने के लिए मिलेगी। तो जो प्रश्न है उन प्रश्नों को हम देखेंगे यहाँ पर कि उसके विषय क्या है। जैसे पहला है लाइन क्रमांक, दूसरा भवन नंबर, तीसरा जनगणना मकान नंबर, चौथा जनगणना मकान के फर्श में उपयुक्त सामग्री, मकानों की फर्श की, छत की और फर्श की, छत का और दीवारों का कैसा है सामग्री उसके संबंध में, ताकि योजनाएं जो बनती हैं अलग अलग योजनाओं के लिए आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो आप इनको देखेंगे तो सरकार इससे मकानों क्या कैसे सामग्री उसका ले सकता है। तो मकानों की स्थिति के बारे में रहने के लायक है कि नहीं है और उसका उपयोग क्या है, आवासीय है या आवासीय अन्य उपयोग है, इन तरह के प्रश्न हैं। और जो अगला प्रश्न है परिवार की जानकारी, परिवार का भी कुछ जानकारी इसमें लेते हैं कि परिवार का क्रमांक कितना है और उसमें व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, घर के मुखिया का नाम क्या है, परिवार के मुखिया का लिंग क्या है, जेंडर क्या है,
क्या वो अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं, मकान का स्वामित्व का स्थिति क्या है, परिवार के बस रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या क्या है। तो इन तरह के साथ ही विवाहित जोड़ों की संख्या कितनी है, तो परिवार से संबंधित ये जानकारी हम लेंगे, मकान की स्थिति के संबंध में लेंगे। फिर परिवार को उपलब्ध सुविधाओं का लेते हैं लोग इसमें, जो प्रश्न 17 से लेकर के 25 तक है। पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, पेयजल का स्रोत की उपलब्धता क्या है, प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, शौचालय की सुलभता कैसी है और शौचालय का प्रकार क्या है, गंदे पानी का जो निकास है वो किस माध्यम से जुड़ा हुआ है या इसकी स्थिति कैसी है, स्नान गृह की उपलब्धता है या नहीं है, रसोई घर और एलपीजी पीएनजी कनेक्शन की उपलब्धता है कि नहीं, खाना पकाने के लिए किस प्रमुख ईंधन का उपयोग करते हैं, उससे संबंधित जानकारी हम लोग लेंगे। परिवार द्वारा धारित संपत्तियां, कुछ एसेट्स के बारे में भी प्रश्न है, जैसे रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीविजन, इंटरनेट सुविधाएं, लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, साइकिल, स्कूटर, मोपेड वगैरह हो गया, फिर कार, जीप, वैन वगैरह की संबंधित जानकारी की उपलब्ध है कि नहीं। उपलब्ध मतलब परिवार के किसी भी एक सदस्य को उपलब्ध हो तो उसको उपलब्ध माना जाएगा। अंत में क्या है, परिवार के द्वारा उपभोग किए जाने वाला अनाज का क्या है, किस तरह का अनाज वो खाता है, गेहूं ज्यादा खाता है, चावल ज्यादा खाता है, मक्की ज्यादा, इस तरह से आप सब आपको चयन करना है प्रश्नों के एक श्रृंखला में। कई उत्तर दिए हुए हैं, उसमें से जो सटीक है, जिसका ज्यादा उपयोग हो रहा है उसको करना है। और सेल्फ इनोवेशन में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी है, आई करके एक जगह भी है जिसमें आप क्लिक करके अपना प्रश्न का उत्तर देने से पहले संतुष्ट हो सकते हैं कि मुझे क्या जवाब देना है, वो हम लोग आपको बतलाएंगे वीडियो के माध्यम से।